नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ट्रंप की दोस्ती वाले बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने तहे दिल से किया सम्मान। कहा, भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। देश के कई राज्यों में मानसून ने मचाई तबाही। सूत्रों के अनुसार बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थिति की करेंगे समीक्षा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान। दिल्ली बुलाए गए सभी सांसद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। अनंत चतुर्दशी पर आज बप्पा को दी जा रही है विदाई। मुंबई में लालबाग के राजा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। और यूएस ओपन फाइनल में कल अल्कराज और सिनर होंगे आमने सामने। इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में होगी भिड़ंत। और आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिकी संबंधों पर दिए गए बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते दिखे। इस पर पूछे गए सवाल के बयान में ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया है। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि जिस तरीके से पहले उनका बयान निकलकर सामने आया था और अब न सिर्फ उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की है और बताया कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, विशेष हैं और इसके साथ साथ सकारात्मक कहीं ना कहीं संकेत जो है वो फिलहाल मिल रहा है, जिस तरह का बयान उनकी तरफ से जारी किया गया। हालांकि इस पर प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States, and where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what I would say. तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख जो है वो नज़र आया है, क्योंकि उनके बयान पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि जिस तरीके से उस पर भी अगर बात की जाए, डॉक्टर एस जयशंकर के विदेश मंत्री, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी महत्व देते हैं अपने जो संबंध है, और न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी महत्व बल्कि देश के लिहाज से वो उनको काफ़ी तवज्जो देते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी कर आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी यहाँ पर
रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है और साथ ही कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और एक रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। और आइए बात कर लेते हैं पंजाब को लेकर। देश के कई ऐसे राज्य जहां पे इस समय मानसून का जो सीधा असर है वो देखा गया, किस तरीके से वो कहर इसका झेल रहे हैं। भारी बारिश के कारण कहीं बाढ़ की स्थिति नजर आई तो कहीं बाढ़ जैसे हालात भी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। पीएम के निर्देश पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पहले ही बाढ़ से पीड़ित पंजाब का दौरा कर चुके हैं। पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश ने भी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। लेकिन अब बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। पठानकोट और तरनतारन में गई टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पंजाब के 1948 गांवों के 3,84,322 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक अगर देखा जाए तो 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है और साथ ही 3 लोग लापता बताए गए हैं। 21,929 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही 1.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। पंजाब में लुधियाना के ससराली गांव में सतलुज नदी पर बना बांध कमजोर होता जा रहा है, जिससे 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते ही जरूरी कदम उठाए हैं और बांध को मजबूत करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस दौरान लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें बांध टूटने की अफवाह फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि बांध टूटा नहीं है, बल्कि प्रशासन की इस पर पैनी नजर है। पंजाब में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। जवानों ने अपनी तत्परता से बाढ़ग्रस्त इलाके में शादी को रुकने नहीं दिया। दरअसल चौतरा गांव में शादी से एक दिन पहले रावी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके बाद परिवार वालों को चिंता होने लगी। राहत और बचाव दल को इसकी सूचना मिलने पर जवानों ने तत्परता दिखाई और दूल्हे समेत 10 रिश्तेदारों को शादी के तय जगह तक पहुंचाया। इलाके में रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह के सहयोग से राहत अभियान चलाया जा रहा था। इसके अलावा जवानों ने चौतरा के 2 व्यक्तियों को मौत के मुंह से सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचाया। इससे पहले इस टीम ने जवाहर नवोदय विद्यालय में फंसे 400 छात्रों में से 130 को रेस्क्यू किया था। 270 इंजीनियर रेजिमेंट अब तक 600 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। ये टीम 26 अगस्त से गांव अलीचक्का में अपना डेरा जमाए हुए है। रेजिमेंट के रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह ने इन्हें इनके ठहरने के लिए अपनी इमारत दी है। इनके लिए लंगर और पानी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही संभाली है और साथ ही गुरप्रीत सिंह इनके साथ रेस्क्यू पे भी जाते हैं। के बेटे की शादी थी, हमने चौतरा गांव में काफ़ी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहां का पता था, हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फ़ोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को जिनकी मतलब शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर्स और नर्सेज की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। टीम ने अपनी यात्रा पंजाब के अजनाला क्षेत्र से शुरू की, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक है। इसके बाद ये टीम रामदास और अन्य प्रभावित इलाकों में जाएगी, जहां चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। एम्स की ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित है, बल्कि ये पीड़ितों के बीच विश्वास और सहानुभूति का संचार भी कर रही है। दवाइयों, चिकित्सीय विशेषज्ञता और करुणा के साथ एम्स की ये टीम बाढ़ पीड़ितों तक हीलिंग टच पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी कर रही है।
वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंचाया गया है। साथ ही जो लोग वहाँ रह रहे थे उन्हें दूसरी जगह भी शिफ्ट किया गया है, जिससे राहत बचाव कार्य आसानी से हो सके। बात उत्तराखंड की अगर करें तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। दरअसल पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। बारिश थमने से अब निर्माण कार्यों और भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका है। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, गौचर और पागलनाला में अवरुद्ध हैं, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हैं। बागेश्वर जिले की बात करें तो यहाँ बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। साथ ही नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली हुई है। वहीं गुमखाल, लैंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल छाए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज फिर से शुरू हो गया है। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद आज से फिर श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। और आइए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की भी, जहां सिरमौर के नौहराधार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां चौकर गांव में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरता हुआ नजर आया। वीडियो शुक्रवार देर शाम का है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 200 मीटर तक की भूस्खलन हुआ। मौके पर 5 लोग मौजूद बताए जा रहे थे, जो कि सुरक्षित हैं। वहीं पहाड़ खिसकने से 5 घर भी खतरे की जद में आ गए। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में मानसून की बारिश से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन का सिलसिला अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के ही रामपुर जिले में NH5 पर भारी भूस्खलन हुआ। चट्टानें गिरने के कारण यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बारिश की गतिविधियों में कमी से प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिली है। इसके साथ ही कल भरमौर में फंसे 500 से ज़्यादा मणिमहेश यात्रियों को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा जिला मुख्यालय लाया गया। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में ज़रूरी सामान और दवाइयाँ हवाई मार्ग से पहुँचाई जा रही हैं। व्यास नदी पर पौंग, पंडोहा और सतलुज नदी पर भाखड़ा सहित प्रमुख नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ने से पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने का खतरा है। प्रकृति के कहर से मरने वालों की संख्या 350 को पार कर गई है। लगभग 8000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही 800 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुख्य राजमार्ग भी बंद हैं। जलापूर्ति लाइनें बह गई हैं, जिससे राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर पानी की भारी किल्लत हो गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। NDRF और SDRF की टीमों ने कुल्लू शहर में भूस्खलन स्थल पर तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कांगड़ा जिले के ब्यास नदी पर बने पौंग बांध में जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से करीब 4.5 फीट ऊपर है। हालांकि जलस्तर पहले से थोड़ा घटा है, लेकिन जब तक ये खतरे के निशान से नीचे नहीं आ जाता तब तक सभी गेटों से पानी छोड़ा जाता रहेगा, जिससे कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों और पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना रहेगा। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इस साल महोत्सव अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महोत्सव में 50 देशों की 251 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें भारत की फिल्में भी शामिल हैं। विमुक्त नाम की भारतीय फिल्म को भी सेंटरपीस सेक्शन में दिखाया जा रहा है। इस मौके पर टोरंटो में विमुक्त फिल्म के निर्देशक जितांग सिंह गुर्जर और फिल्म के अन्य सदस्यों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने। 50वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और कास्ट एंड क्रू है विमुक्त की यहाँ पर। विमुक्त एक ऐसी पिक्चर है जो सेंटरपीस सेक्शन में दिखाई जा रही है। तो बात करते हैं जितांग सिंह गुर्जर जो डायरेक्टर है, वो हमारे साथ हैं। जितांग, आपकी जो जर्नी है वो ग्वालियर से लेके टोरंटो तक खत्म हो रही है और भी आगे बढ़ेगी, तो बताइए कि कैसी रही जर्नी और कैसा रहा एक्सपीरियंस इसको डायरेक्ट करने का। तो मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और एक छोटा शहर है ग्वालियर में, डबरा, वहां से आता हूं और बचपन से काफ़ी सेंसिटिव रहा हूं। कहानियाँ कहना चाहता था हमेशा से। जैसे बड़ा हुआ तो कहानियाँ कहने लगा, थिएटर करने लगा। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि किसी फेस्टिवल में या कहीं पर पहुँचे, पर आज हम यहाँ पर हैं सिर्फ इसकी बदौलत की सिर्फ कहानियाँ कहना चाहते थे। तो आगे भी मैं कहानियाँ ही कहता रहूँगा। पूजा हमारे साथ है, आपने स्टोरी लिखी है और उनके साथ लिखी है, लेकिन आइडिया आपका था, तो बताइए उसके बारे में, कैसे आपको ये आइडिया आया? ये एक दिन मेरा जो स्पेंड शेल्टर होम में किया मैंने फॉर मेंटली रिटार्डेड पीपल, वहाँ से ये आइडिया आया। जब उनके साथ पूरा टाइम मैंने बिताया और कितना इमोशनली वनरेबल हैं, फैमिली को मिस करते हैं, कैसा उनका सब चीज़ें हैं, और पता चला कि ये सब लोगों को भीड़ में कहीं पे छोड़ दिया गया है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी को कहना चाहिए। निखिल यादव हमारे साथ हैं, आप उसमें एक्टर हैं। जब मुझे पता चला कि ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है तो मैंने तुरंत सब कुछ बंद करके इस प्रोसेस में आने की कोशिश किया कि कैसे उनके थॉट्स होते हैं, कैसे उनके चीज़ें होती है, कैसे वो सोचते हैं और कैसा उनका वॉक हो। तो पूरा प्रोसेस मैं ये कर रहा था कि उनके साथ रह। फिर मैं वहाँ पे गया जहाँ पे ये शेल्टर होता है, जहाँ पे इनको रखा जाता है मेंटली डिसेबल चाइल्ड को। सो वहाँ पे मैं 10 दिन रहा। वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया उनके वॉक को, उनके माइंड को। तो चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं हार्ट से। तो शैली, आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, इन्होंने बताए अपने चैलेंजेस के बारे में। आप भी बताइए कि आपने महाकुंभ में शूट किया तो क्या क्या आपने सहा, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? महाकुंभ में तो महाकुंभ हमारे लिए वॉर जोन था। हमें ये पता था वहाँ उतरना है तो पूरे हाथ पैर गंदे होंगे और करने हैं। सो वी जस्ट वेंट ऑल इन। और फिर जो मेमोरीज़ वहाँ पे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, हम लोगों ने वहाँ का जो लाइव क्राउड था उसे अपनी ही नैरेटिव में इन्वॉल्व किया। वही हमारे ब्लॉकिंग के पार्ट बने, वही हमारे एक्स्ट्रास बने बैकग्राउंड में। तो जिस तरीके की हमें वहाँ से स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अनजान लोगों ने जिस तरीके से अपना दिल और दिमाग हमारे लिए खोला, हमारी मदद की, वो बहुत मेमोरेबल था। जी पूजा, ये बताइए कि भारतीय लोग जो हैं वो कब भारत में ये पिक्चर देख पाएंगे? बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट ईयर। हम लोग अभी तो फेस्टिवल जर्नी पे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू टिफ कि उन्होंने हमें वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो ये थी एक्सक्लूसिव बातचीत कास्ट एंड क्रू की, विमुक्त की। कैमरामैन वाई लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के निमंत्रण पर 4 से 7 सितंबर तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका की उभरती भूमिका पर भारत नेपाल न्यायिक वार्ता में नेपाल के न्यायिक और कानूनी समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया, जिसमें हाल के न्यायशास्त्र और न्यायिक क्षेत्र सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बिहार चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेसी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के लोग मेहनतकश, ईमानदार और अपने पसीने से इस देश की मिट्टी को सींचने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं की नज़र में बिहार के लोग गंदे कपड़े पहनने वाले, इन्फेक्शन फैलाने वाले और एक अस्पृश्य समाज की तरह हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के त्याग का बखान करते हुए कहा कि वे बिना किसी डर के बिहार के लोगों से हाथ मिला रहे थे, गले लगा रहे थे और माथा चूम रहे थे। इस पर अमित मालवीय ने सवाल किया कि क्या जनता से मिलना और गले लगना किसी एहसान की तरह बताया जाएगा?
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। नेताओं को जनता के समर्थन और वोट की जरूरत है, ना कि जनता को नेताओं की। अमित मालवीय के मुताबिक सामंती मानसिकता और रजवाड़ों वाली सोच अब खत्म होनी चाहिए। बिहार को ना राहुल गांधी जैसे युवराज चाहिए और ना तेजस्वी जैसे वारिस, जो जनता से मिलने के बाद उनकी ही बेइज्जती करें, उनके जीवन स्तर का मजाक उड़ाएं। बिहार की जनता सम्मान की हकदार है, दया की नहीं। भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान MiG-21 को सितंबर महीने के अंत में आधिकारिक रूप से विदा कर दिया जाएगा। राजस्थान के नाल वायुसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि वायुसेना की शान रहे MiG-21 विमानों ने 60 सालों से ज़्यादा भारतीय वायुसेना की सेवा की है। दरअसल 2019 में बालाकोट हवाई हमले के दौरान विंग को अभिनंदन भी द्वारा उड़ाए गए MiG-21 बाइसन ने ही एक F-16 को मार गिराया था। सिर्फ 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में ही नहीं, बल्कि सोवियत मूल के इन्हीं विमानों को इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर में भी तैनात किया गया था। वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए GST दर में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इसमें कपड़ा, चमड़ा, जूते चप्पल, पेपर उद्योग और इसके उपभोगियों को खास लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं GST परिषद की बैठक में कई क्षेत्रों में GST दर में बदलाव कर इसे घटाया गया है। इसके तहत चमड़ा, जूते और संबंधित जॉब वर्क पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं पैकेजिंग पेपर पर GST घटाकर 5%, मानव निर्मित रेशों पर GST दर 18 से 5% और सूत पर 12 से 5% तक किया गया है। इसके अलावा प्रसंस्कृत फलों, सब्जियों और मेवों पर 12% से GST दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। आज स्वतिनी साम्राज्य अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वतिनी में अपने समकक्ष को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक बधाई दी। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम अपने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गणेश उत्सव के अंतिम दिन पर मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर लाल बागचा राजा के पंडाल में गणपति बप्पा की आरती की गई। बप्पा की आराधना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।